तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और ये हम प्रत्येक डे आपसे पूछते रहते हैं। चलिए, ये जो है एक सीरीज है और ये सीरीज है 7वें लेक्चर का, ठीक है। और हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, 12th केमिस्ट्री का एक शानदार चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन। और आज का टॉपिक रहेगा हेनरी का नियम। हेनरी ने 1805 ईस्वी में एक शानदार नियम दिया सॉल्युबिलिटी से संबंधित। उसी को हम लोग आज डिटेल में पढ़ेंगे और साथ साथ इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे और ये भी जानेंगे कि हेनरी का क्या एप्लीकेशन है और कहाँ तक इसका लिमिटेशन है, ठीक है। तो बने रहिए लास्ट तक, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी वन बाय वन करके। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दें कि यदि आप पिछले 6 वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए, जिससे आपका सॉल्यूशन का बेस और मजबूत हो जाएगा। और साथ ही साथ जस्ट इसके पिछले वीडियो में हम लोग सॉल्युबिलिटी पढ़े हैं, तो सॉल्युबिलिटी को छोड़ना सही नहीं है। तो जाइए और पढ़िए। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लो यार, अब कितना दिन बात करोगे, कर लो। तो आज का हेडिंग जो रहेगा हमारे पास वो रहेगा हेनरीज लॉ। हेनरी लॉज, ठीक है। ये याद रखिएगा 1805 ईस्वी में दिया गया। इसको हिंदी में बोलते हैं हेनरी का नियम। तो हेनरी का ये नियम है, इसी को हमें जानना है, ठीक है। सबसे पहले क्या हम करते हैं, हम डिफिनीशन लिख देते हैं और डिफिनीशन के बाद हम इसे समझ लेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले डिफिनीशन बताते हैं इसका। याद रखिएगा, नियत ताप पर किसी द्रव विलायक में गैस विले मतलब क्या होता है, सॉल्यूट, गैस सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन इसको बोलते हैं, मोल प्रभाज उसके आंशिक दाब के समानुपाती होता है। तो ये रहा हेनरीज लॉ का डिफिनीशन कि नियत ताप पर किसी द्रव विलायक में गैस विलेय का मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन उसके आंशिक दाब के समानुपाती होता है। अच्छा, हेनरी जो नियम दिए थे वो सॉल्युबिलिटी से संबंधित दिए थे। हम लोग सॉल्युबिलिटी 2 प्रकार के पढ़े थे, एक पढ़े थे द्रव में ठोस की सॉल्युबिलिटी और एक पढ़े थे द्रव में गैस की सॉल्युबिलिटी। तो द्रव में गैस की सॉल्युबिलिटी से संबंधित ही हेनरी एक नियम दिए, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है द्रव विलायक में गैस विलेय, मतलब द्रव विलायक है और गैस इसमें सॉल्यूट को मिलाया गया है, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को समझने के लिए हम एक फिगर का इस्तेमाल करेंगे और आपको समझाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये एक खास प्रकार का बर्तन हो गया, ठीक है। और इस खास प्रकार के बर्तन में नीचे यहाँ पे वाटर है, ठीक है, वाटर है। और वाटर एक प्रकार का ये क्या है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट। और ये सॉल्वेंट कौन सा है, वाटर, ठीक है। द्रव है, वाटर एक द्रव है, याद रखिएगा ये द्रव है तो सॉल्वेंट यहाँ पे द्रव, सॉल्वेंट का मतलब विलायक। हम क्या किए कि इसमें 2 सरफेसेस है, एक वाटर का है एक द्रव का है और यहाँ पे गैस के कण है, ऊपर ऐसे गैस के कण है, ठीक है, गैस के कण है। मान लेते हैं कि इस गैस का जो मोल है, मोल वो N है और इस लिक्विड का जो मोल है वो कैपिटल N है। और गैस का मोल फ्रैक्शन काई गैस है, क्योंकि गैस का मोल फ्रैक्शन है तो मोल फ्रैक्शन को काई से सूचित करते हैं और गैस का है। अच्छा, हम इस कंटेनर पर ऊपर से प्रेशर लगाने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ से हम प्रेशर लगाएंगे ऊपर से। तो प्रेशर हम लगाएंगे P, मान लेते हैं P प्रेशर लगा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम प्रेशर लगाएंगे ऊपर से वैसे वैसे ये गैस नीचे आकर इस लिक्विड में डिजॉल्व होता जाएगा, उससे वैसे इसमें घुलता जाएगा। समझ में आया कैसे बोल रहे हैं कि जैसे जैसे इस पर गैस पर प्रेशर आप लगाइएगा वैसे वैसे ये गैस के जो बुलबुले हैं वो आकर पानी में घुलता जाएगा, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप गैस पर प्रेशर लगाएंगे, गैस पर आंशिक दाब लगाएंगे,
वैसे वैसे इस गैस का मोल फ्रैक्शन यानी मोल का भाग है, यानी इसकी संख्या, इसके कणों की संख्या इस पानी में, इस सॉल्वेंट में बढ़ती जाएगी। समझ में आया क्या बोले? हम बोले कि जैसे जैसे आप गैस पर प्रेशर लगाइएगा वैसे वैसे ये गैस के जो बुलबुले हैं वो पानी के अंदर यानी सॉल्वेंट के अंदर वैसे डिजॉल्व होते जाएंगे, यानी इसका भाग, इसका मोल फ्रैक्शन इस सॉल्वेंट में बढ़ता जाएगा। इस गैस सॉल्यूट के मोल या कणों की संख्या इस सॉल्वेंट में बढ़ती जाएगी। और यही बात किसने बताया था? हेनरी ने। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि आप जितना ज़्यादा प्रेशर लगाइएगा उतना इस गैस सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन इस वाटर में, इस सॉल्वेंट में बढ़ता जाएगा। ठीक है, अर्थात अगर इसको हम मैथमेटिकली बोले तो P प्रेशर है, आंशिक दाब है, पार्शियल प्रेशर, ये समानुपाती होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट या गैस के। तो सॉल्यूट यहाँ पे गैस है, गैस है तो सॉल्यूट है क्योंकि गैस को ही डिजॉल्व कर रहे हैं पानी में। तो ये एक इक्वेशन दिए P प्रोपोर्शनल टू यानी समानुपाती काई सॉल्यूट यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, यहाँ पे प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो एक इक्वल टू आएगा, बराबर आएगा, और एक कांस्टेंट आता है KH जिसको हेनरी कांस्टेंट कहा जाता है, और उसके बाद इनटू काई सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा भैया ये काई है। तो ये जो फार्मूला है यही हेनरी का फार्मूला है, P इज इक्वल टू KH इंटू काई सॉल्यूट, जहाँ पे P पार्शियल प्रेशर है, गैस पे लगाया गया दाब है, KH हेनरी कांस्टेंट है, और यहाँ पे काई जो है ये मोल फ्रैक्शन है किसका? सॉल्यूट का। तो काई से सूचित करते हैं मोल फ्रैक्शन, आप जानते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिख दे रहे हैं जहाँ P जो है वो आंशिक दाब है, P क्या है? आंशिक दाब है, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे काई सॉल्यूट क्या है? यहाँ पे सॉल्यूट जो हमारे पास गैस है उसका मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। और KH क्या है? KH ये एक प्रकार का हेनरी का क्या है? कांस्टेंट है। हेनरी का क्या है? कांस्टेंट है। एक बात याद रखिएगा छोटू कि KH का जो मान होता है, हेनरी कांस्टेंट का मान, ये अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होता है। अलग अलग गैसों के लिए क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा कि KH हेनरी कांस्टेंट का मान, आप अलग अलग गैस लेंगे तो उसके लिए ये अलग अलग होगा। ठीक है, दूसरी बात, आप इसे नोट करने का प्रयास कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। ये इक्वेशन आपको याद रखना है हेनरी का, P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स नहीं है, वो काई है। ठीक है, मुझे उम्मीद होगा कि आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए इसे मिटाते हैं। तो हेनरी के नियम को आप देख चुके हैं। अच्छा, इसमें कुछ बात है, याद रखिएगा। अभी बताए कि KH का मान अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होता है, नोट कर लीजिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। दूसरा, जब टेम्परेचर में वृद्धि होती है तो KH के मान में भी वृद्धि होता है। ठीक है, याद रखिएगा, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो KH भी क्या होता है? बढ़ता है, इंक्रीज करता है। और KH जब इंक्रीज करता है तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी जो है किसमें? वाटर में या किसी भी द्रव में गैस की सॉल्युबिलिटी जो होती है वो घटती है। क्या बोले? टेम्परेचर बढ़ने पर KH का मान बढ़ता है, और KH का मान बढ़ने पर गैस की सॉल्युबिलिटी द्रव में घटती है, द्रव में गैस कम घुलेगा। इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? जैसे नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस को आप गर्म पानी में डालिएगा, गर्म सॉल्वेंट में डालिएगा तो ये कम घुलेगा, इसमें उसकी सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। यानी गर्म पानी में ऑक्सीजन कम रहता है, गर्म पानी में नाइट्रोजन कम रहता है, तो ये जितने भी गैसेज आप देख रहे हैं, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो ये गर्म पानी में जो गैसेज होते हैं ये कम घुलते हैं, क्योंकि ताप बढ़ाने पर इसके हेनरी कांस्टेंट का मान बढ़ जाता है और सॉल्युबिलिटी घट जाती है। ठीक है,
यही कारण है कि गर्म जल में जलीय जीव रहना पसंद नहीं करते हैं। जैसे मछली हो गई, चाहे और भी जलीय जीव है, वो गर्म जल में कभी नहीं रहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि गर्म जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, जिससे उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। हाँ, यही कहा जाता है कि मछलियाँ जो होती है गर्म जल में क्यों नहीं रहती है, तो इसका आंसर यही है। अच्छा, गर्म जल में कोई भी जलीय जीव नहीं रहते हैं इसी कारण, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। लेकिन वही ठंडे जल में जलीय जीव या मछलियाँ आराम से रह लेती है, आराम से रहती है, कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि ठंडे जल में ऑक्सीजन ज़्यादा घुला रहता है, ठीक है, और उन्हें लेने में, ऑक्सीजन लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसे आप अपने शब्दों में नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं कि हेनरी लॉ का क्या क्या एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है, ठीक है। तो आप उतार लिए होंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, ठीक है, हेनरीज लॉ याद रखिएगा। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ यानी हेनरी के नियम का अनुप्रयोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? अनुप्रयोग, मतलब कहाँ कहाँ प्रयोग करके इसका उपयोग किया गया है, कहाँ कहाँ प्रयोग करके किसी थ्योरी को या किसी चीज़ को बनाया गया है। तो सुनिएगा, यहाँ पे सबसे पहला अनुप्रयोग क्या है, आप इसको अपने भाषा में लिख लीजिएगा। पहला अनुप्रयोग है कि जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक होते हैं, तो उसमें CO2 गैस कोल्ड ड्रिंक में याद रखिएगा, कोल्ड ड्रिंक में या सॉफ्ट ड्रिंक में CO2 गैस उच्च दाब पर भरा जाता है, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक जैसे कोको कोला, पेप्सी, जितने भी आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उसमें CO2 गैस उच्च दाब पे भरा रहता है, ठीक है। सेकेंड इसका एप्लीकेशन है छोटू, सेकेंड इसका एप्लीकेशन है कि जो अक्षांशीय प्रदेशों में, जैसे पर्वत पे रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं, तो उन पर्वत पे बार बार चढ़ना या पर्वत पे उतरने के कारण उनके टिश्यू में ऑक्सीजन लेवल की कमी हो जाती है, जिसके वजह से उनके अंदर बीमारी उत्पन्न होती है, एनॉक्सिया। कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? एनॉक्सिया नाम की एक बीमारी उत्पन्न होती है, क्योंकि उनके टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जब भी वो पहाड़ पे रहते हैं या पहाड़ पे चढ़ते या उतरते हैं। तो वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल की कमी क्यों हो जाती है? दाब कम होने के कारण। तो जैसे आप पहाड़ पे जाएंगे तो आपके बॉडी पे दाब कम होगा, और दाब कम होने की वजह से आपके टिश्यू में ऑक्सीजन लेवल की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से आपको एनॉक्सिया बीमारी हो सकती है, ठीक है। तो ये भी एप्लीकेशन है हेनरी का ही। तीसरा इसका एप्लीकेशन है, याद रखिएगा, कि गोताखोर जो होते हैं, पानी में तैराकर जो होते हैं गोताखोर, वो जैसे पानी के अंदर से डुबकी लगा के पानी के सरफेस पे आते हैं, ऊपर आते हैं, तो उनके शरीर में अचानक बैंड उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? बैंड उत्पन्न होता है। सब लिख लीजिएगा। बैंड मतलब होता है अत्यधिक दर्द। तो जैसे तैराकर जो होते हैं वो पानी के नीचे से ऊपर आते हैं, सरफेस पे पानी के सतह पर आते हैं, तो उनके पीछे, बैक में, पीठ में बहुत बेजोड़ अत्यधिक दर्द होता है। इस दर्द को दूर करने के लिए उनके पीठ पर एक सिलेंडर लगा रहता है, जिसको बोलते हैं ब्रीथिंग किट। क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग किट। इस दर्द को दूर करने के लिए उन्हें ब्रीथिंग किट सिलेंडर दिया जाता है, जिसमें हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस भरे होते हैं, ठीक है। तो ब्रीथिंग किट जो होता है उन्हें अत्यधिक दर्द से बचाता है। अच्छा, ये अत्यधिक दर्द क्यों उत्पन्न होता है? ज़्यादा दाब से। जब उनके बॉडी में ज़्यादा दाब पड़ता है, जब अचानक नीचे से ऊपर आते हैं, तो उनके बॉडी पे अचानक ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, दाब पड़ता है, जिसकी वजह से उनके शरीर में दर्द उत्पन्न होता है। तो 3 अनुप्रयोग है। कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक में CO2 गैस भरा जाता है, ठीक है, और उसी CO2 के गैस के वजह से हमें नट्टी में जब हम पीते हैं तो हमें यहाँ पे जलन होती है, और वही CO2 गैस जब हमारे पेट में जाता है तो ढकार बन के आता है, जिससे एक अच्छा फीलिंग आता है, ठीक है। तो कोल्ड ड्रिंक में हेनरी नियम के वजह से, हेनरी नियम के एप्लीकेशन से भरा जाता है CO2 गैस। दूसरा जो है, पर्वतरोहियों जो होते हैं, पहाड़ पर रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं, वहाँ पे ऊपर पहाड़ पे दाब कम होने के वजह से उनके टिश्यू में ऑक्सीजन लेवल की कमी हो जाती है, जिसके कारण उनके
बॉडी में एक एनॉक्सिया नाम की बीमारी होती है, यानी खून का सर्कुलेशन लगभग रुक जाता है। ठीक है, तो ये भी दाब कम होने की वजह से होता है, तो हेनरी नियम का एप्लीकेशन हो सकता है। तीसरा गोताखोर जो होते हैं पानी के नीचे से, गोताखोर मतलब तैराकर जो होते हैं समुद्र में रहते हैं, जब पानी के नीचे से ऊपर आते हैं, ऊपर सतह पे आते हैं, तो उनके शरीर में अचानक बैंड उत्पन्न होता है, अत्यधिक दर्द उत्पन्न होता है। ये दर्द अत्यधिक दाब लगने की वजह से होता है, तो ये भी एक प्रकार का हेनरी का एप्लीकेशन है। और इस दर्द को दूर करने के लिए उन्हें ब्रेथिंग किट दिया जाता है, जो हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। तो इसे नोट कर ले। हम चलते हैं कि हेनरी लॉ का कौन कौन सा लिमिटेशन है, मतलब कब कब हेनरी का नियम फेल करेगा, कब कब लागू नहीं होगा। तो इसे नोट करें, लिख लिए होंगे। ठीक है, इससे हेनरी के लॉ से एक संबंधित टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। माने हेनरी लॉ का लिमिटेशन क्या है, मतलब कहाँ तक इसकी सीमाएं हैं। लिमिटेशन का मतलब क्या होता है, सीमाएं। इसका मतलब होता है सीमाएं, कब कब हेनरी का नियम लागू नहीं होगा या कब कब हेनरी का नियम फेल कर जाता है। तो आइए इसे 1 बाय 1 करके समझते हैं। कब, सबसे फर्स्ट जो इसका लिमिटेशन है, यदि किसी गैस पर लगाया गया दाब, जो आप पार्शियल प्रेशर ऊपर से लगाते हैं, यदि अत्यधिक ज़्यादा या अत्यधिक कम हो जा रहा है, अत्यधिक ज़्यादा या अत्यधिक कम हो जा रहा है, जो गैस पर दाब लगाया जा रहा है, यदि वो काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी कम हो जा रहा है, तो ये नियम अमान्य होगा, ये नियम लागू नहीं होगा। तो इस बात को नोट कर लीजिएगा, यदि किसी गैस का दाब अत्यधिक ज़्यादा और अत्यधिक कम हो जाए तो यह नियम क्या होता है, अमान्य होता है। सेकेंड जो इसका एप्लीकेशन है भैया, वो है कि यदि कोई ऐसा गैस सॉल्यूट है, कोई ऐसा गैस है जो सॉल्वेंट में जाने के बाद, कोई ऐसा गैस है जो सॉल्वेंट में जाने के बाद सॉल्वेंट से ही रिएक्शन कर जा रहा है। रिएक्शन जैसे बहुत ऐसे गैस होते हैं, SO2 हो गया, CO2 हो गया, NH3 गैस हो गया, बहुत सारे ऐसे गैसें हैं जो सॉल्वेंट में जाने के बाद तुरंत रिएक्शन कर जाते हैं। तो ऐसे गैसों के लिए हेनरी का नियम लागू नहीं होता है। तो जो गैस सॉल्वेंट में जाकर रिएक्शन कर जाते हैं उनके लिए ये नियम अमान्य होता है। तीसरा जो इसका एप्लीकेशन है कि यदि कोई ऐसा सॉल्यूट है, सॉल्यूट कौन होगा, गैस, ठीक है, कोई ऐसा गैस सॉल्यूट है जो सॉल्वेंट में जाने के बाद, मतलब विलायक में जाने के बाद, पानी में, द्रव में जाने के बाद, ये किस में जाने के बाद, द्रव में जाने के बाद ये टूट जा रहा है, वियोजित हो जा रहा है, मतलब आयनों में अपना टूट जा रहा है, तो ऐसे गैसों के लिए ये नियम अमान्य होता है। तो 3 एप्लीकेशन है इसका, 3 एप्लीकेशन है और 3 लिमिटेशन है। एप्लीकेशन आप लोग समझ चुके होंगे। लिमिटेशन में पहला लिमिटेशन है कि यदि किसी गैस सॉल्यूट का दाब अत्यधिक ज़्यादा और अत्यधिक कम हो जाए तो ये नियम लागू नहीं होता है। सेकेंड इसका एप्लीकेशन है, सेकेंड है कि कुछ ऐसे भी गैस होते हैं जो सॉल्वेंट में जाने के बाद उससे रिएक्शन कर जाते हैं, घुलते नहीं हैं बल्कि रिएक्शन कर जाते हैं, जैसे SO2, CO2, अमोनिया गैस, ये गैसेज रिएक्शन कर जाते हैं, तो इन गैसों के लिए हेनरी का नियम लागू नहीं होता है। थर्ड जो है, कुछ ऐसे गैस होते हैं जो सॉल्वेंट में जाने के बाद, द्रव में जाने के बाद टूट जाते हैं, वो अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं, तो जो सॉल्यूट अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं उनके लिए हेनरी का नियम लागू नहीं होता है। तो इससे इन सब बातों को आप अपने शब्दों में लिख लीजिएगा। हम आपको समझा चुके हैं कि हेनरी का नियम क्या है, हेनरी का एप्लीकेशन क्या है, हेनरी का लिमिटेशन क्या है, और जलीय जीव जो होते हैं गर्म जल के अपेक्षा ठंडे जल में रहते हैं या गर्म जल में नहीं रहना पसंद करते हैं जबकि ठंडा जल में रहना पसंद करते हैं। तो इन तमाम बातों को आपको बता चुके हैं। एक बार इसे आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। और इससे क्वेश्चन कैसे आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है कि हेनरी का नियम क्या है और इसके एप्लीकेशन तथा लिमिटेशन को लिखे, ठीक है, मतलब इसके अनुप्रयोगों और सीमाओं को लिखे। तो आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।